जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी। सर। गुड मॉर्निंग। तो शुरू करेंगे अपना काम हम लोग। अब टॉपिक जो आ रहा है ना, उसमें सिर्फ फॉर्मूलों का कलेक्शन करना है मेनली। तो एक बार जल्दी से हेडिंग समझ लो। डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है जी। जितने पीछे करवाए ना, जिसके सबके प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं आपके पास, क्लियर, उतनी उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है। तो अब हमारे पास बचता है कि हम एक तो कोलराउश एप्लीकेशंस के बारे में जान लें, क्लियर ना। एक हम जान लें कि मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या फर्क है। तो बड़ा सिंपल वे में चलते हैं, ध्यान से सुनना। जिसका नाम है मेटेलिक कंडक्टेंस, वो ड्यू टू किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स। मैं इसके पैरेलल में लिख रहा हूं, अगर किसी को नोट्स बनाना हो तो बना सकते हैं, क्लियर। एक तरफ मेटेलिक है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक है। तो इसमें बड़ा सिंपल कि किसकी वजह से है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक होगी बात। और ये किसकी वजह से है? ड्यू टू आयंस। इतनी बात तो समझ में आती है। दूसरी बात, उसने कहा जी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो ये पहली वाली बात। दूसरी वाली बात, इसमें साफ लिख देना नो मैटर। मैटर नहीं चलता, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। जबकि आयोनिक के अंदर कौन चलता है? मैटर चलता है। आपने देखा ही था, पूरे 10 एग्जाम्पल पढ़े आपने। Na मूव कर रहा है, Cl मूव कर रहा है। जबकि अगर मेटेलिक को तो सिर्फ कौन मूव करता है? ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन। कहानी खत्म करें बीबी पे। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा? तो जो मेटेलिक कंडक्टेंस है बच्चे, तो टेम्परेचर के इनवर्स चलेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे घटेगी। जबकि आयोनिक कंडक्टेंस जो है, वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इससे डिसोसिएशन प्रमोट होएगा। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इन द वैलेंस शेल है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ इजेक्ट होंगे। तो अगर आपको ये सारी बात जो मैंने नोट्स में लिखी हो समझ में आ गई हो, तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो जी, अब थोड़ा सा इसके भी अलग से हम एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, जिससे आप इसको समझ पाओ कि एग्जैक्टली करना क्या है। थोड़ा टाइम टेकिंग होएगा, लेकिन जल्दी समझ में आ जाएगा। और फिर पता चलेगा कि इस पे और कुछ है ही नहीं काम करने लायक ना, सिर्फ फॉर्मुलों का कलेक्शन करना है। पहली बात बच्ची क्या चल रही है? कंडक्टेंस टर्म सीखना। फिर दूसरी टर्म इसके पैरेलल में चलेगी कंडक्टिविटी। वो इनके फॉर्मूले और इनकी यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करना, कंडक्टिविटी। और तीसरा, इन दोनों का उल्टा। जैसे कंडक्टेंस है, उसको हम जी से लिख रहे हैं, और जो कंडक्टिविटी है उसको कापा से लिख रहे हैं। KAPPA सिंबल है, क्लियर है। जो कंडक्टेंस का उल्टा है, वो सारे बच्चे जानते हैं, क्या लिखते हो? रेजिस्टेंस। तो उसको हमने पता क्या लिख दिया? रेजिस्टेंस को R से। ठीक होगी बात। और जो रेजिस्टिविटी है, उसको हम लिख रहे हैं यहां, ये कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इसको रो से लिख रहे हो, RHO, रो। ठीक होगी बात। अब यस सर। यहां जो आप इन चारों को मिलाकर एक फॉर्मूला जनरेट करोगे, इन चारों को मिलाकर, वहां एक पांचवी बात और आ जाएगी, दैट इज अ सेल कांस्टेंट। तभी कह रहा हूं फॉर्मुलों का कलेक्शन ज्यादा। और एनसीईआरटी में उसके लिए G स्टार लगा रखा है, चेक कर ले। यहां लिखा है रो आर, सॉरी आर, रो एल बाई ए। इसको और चेंज करें, आर की जगह पर क्या लिख दें? 1/G। रो की जगह क्या लिख दें? 1/कापा, एल बाई ए। ठीक है जी। तो आर कौन हुआ? रेजिस्टेंस। जी कौन हुआ? कंडक्टेंस। रो कौन हुआ? रेजिस्टिविटी। और कापा कौन हुआ? कंडक्टिविटी। अब इन चारों, इन दोनों को मिलाकर जितना मन करे उतने फॉर्मूले बनाते रहो अपनी तरफ से। कभी आर की जगह 1/G लिख दिया, कभी रो की जगह 1/कापा लिख दिया, और ढेरों न्यूमेरिकल इससे निकल सकते हैं। मैं इसको एक ही फॉर्मूला बता रहा हूं बस, इसी से। और एल बाई ए मेरे लिए कौन है? सेल कांस्टेंट। ठीक है जी। और अब सोचो, इन सबकी यूनिट्स पे फोकस कर लेते हैं, इससे लीस्ट टू लीस्ट वर्ड्स में आपका सारा का सारा काम हो जाना है, क्लियर। जैसे मेरे पास है सबसे पहले रेजिस्टेंस, आर की यूनिट। मैं इनकी यूनिट्स के बारे में, इतना यूनिट्स पे फोकस क्यों कर रहे हो? क्योंकि यूनिट्स की वजह से चैप्टर चलेगा, यूनिट्स पे फोकस कर रहे हैं। तो इसका आप सब बच्चों को पता है।
और जैसे ही किसके बारे में बात करोगे, अबाउट द रो, तो क्या हो जाएगा आपके पास इसकी यूनिट, अगर बच्चे जानते हैं तो। अभी ये रो लिखा हुआ है, ये ओम लिखा हुआ है, मीटर और मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो क्या बन जाएगा, ओम इंटू मीटर। आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्वेश्चन उठा लें, आपको आता ही टॉपिक पहले से। लो भाई, सब म्यूट पे चले गए, अब क्या कर सकते हो ना, कुछ भी नहीं। ये ओम है, ये ओम इंटू मीटर है, तो अगला टास्क आपके पास क्या जाएगा, दैट इज अबाउट द कंडक्टेंस, जिसको आप किससे लिख रहे हो, जी से लिख रहे हो। तो आपने क्या लिखा, इस जी को, इस जी को यहां बैलेंस किया, वैसे सिंपल था, ओम इनवर्स लिख के एक छुट्टी का, आर का उल्टा जी है। Yes, sir. नाउ अब आप क्या करोगे, इसकी जगह काप्पा लिखोगे, तो काप्पा की यूनिट आप इसकी उल्टी कर दो, ओम Om inverse, Inverse. meter inverse. मीटर इनवर्स। ठीक है जी, इसको ओम इनवर्स को एम एच ओ भी लिख सकते हो, और मीटर इनवर्स को पढ़ रहने दो, और ये जो एम एच ओ लिखा है, ओम इनवर्स लिखा है, इसको साइमंस भी लिख सकते हो। क्लियर, मीटर इनवर्स। तो ये आपके पास यूनिट्स हो गई है किसकी, कापा की। और बचा कौन, एल बाई ए, जिसको जी स्टार लिखा था। क्लियर, ये एल बाई ए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इधर द मीटर इनवर्स Meter और inverse. सेंटीमीटर इनवर्स। बस इतनी सी बात समझनी थी। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सेल कांस्टेंट। क्लियर, ये पांचों टर्म आपके लिए यूजफुल है, और इनकी यूनिट्स उससे भी ज्यादा यूजफुल है। आर की ध्यान करो, ओम है, रो की ओम इंटू मीटर है, जी की ओम का इनवर्स मो है, और इसके बाद जो काप है उसका 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 ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, मो इनवर्स, मीटर मो और मीटर इनवर्स, और साइमंस मीटर इनवर्स। एक बार पूरा पेज देख लो, कहीं कंफ्यूजन हो इमीडिएटली डिस्कशन कर सकते हो। Done, sir. चलो जी, अब इस पेज पे यही बातें हुई, ठीक है, लेकिन अब जो कैलकुलेट होएगा, दो टर्म और निकलेंगी पांच के बाद। एक है लैम्डा इक्विवेलेंस, दूसरा है लैम्डा एम। एक को बोलते हो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, दूसरे को बोलते हो मोलर कंडक्टेंस। एक का नाम है इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, दूसरे का नाम है मोलर कंडक्टेंस। अगर आप टर्म को सीख रहे हो प्रॉपरली तो। एक का नाम इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, दूसरे का नाम मोलर कंडक्टेंस। शुरू करें बात को, तो आर रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू एल बाई ए, कप्पा लिख दिया, किसको, रो को। इस आर को वन बाई जी, मैंने बोला ना उससे 10 बार आप फॉर्मूले बना लो फटाफट फटाफट, तो वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो बात मैं कर रहा हूं उसको सुनो। मेरे पास है इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, एक है मोलर कंडक्टेंस। थोड़ा सा ध्यान बस, क्योंकि ना ये सिक्स्थ एंड सेवेंथ टोटल 7 टर्म है, उसमें सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म है कौन सी, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। मैं बार बार ये टर्म क्यों बोल रहा हूं, आपके दिमाग तक ना एक टर्म पहुंचाने के लिए। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस क्या, कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स द वन इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सर ये क्या होता है, मोलिकुलर मास के बराबर अमाउंट अगर डिसोल्व हो तो उसको बोलते हैं मोलर, और इक्विवेलेंट वेट के बराबर अमाउंट अगर डिसोल्व हो तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। अगर Yes, sir. H2SO4 का 49 ग्राम्स 1 लीटर में घोल दो तो उसको बोलोगे क्या, दैट इज इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। और अगर H2SO4 का 98 ग्राम 98 ग्राम घोल दो तो उसको बोलोगे मोलर कंडक्टेंस। अगर पिछली 5 टर्म आपके दिमाग में गई तो छठी टर्म और 7वीं टर्म है इक्विवेलेंस कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। अब मेरे पास इसमें जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का और कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या है। मैंने कहा जी जो कंडक्टिविटी है वो वॉल्यूम के साथ बोली जाए तो इक्विवेलेंस है। जो आपके पास कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस नाम भी आता है, आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने बताया होगा जब आप 11वीं 12वीं पढ़ रहे होंगे। तो कापा जो है वॉल्यूम के साथ बोला जाए तो उसका नाम वॉल्यूम के साथ जब बोला जाए तो अगर उसको मैं बोल दूं किसके लिए, नॉर्मलिटी के लिए, तो वो बन जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंस। और जब मैं बोल दूं मोलैरिटी के लिए तो बन जाएगा मोलर कंडक्टेंस। जब
जब आपको लैम्डा इक्विवेलेंस काप्पा इंटू वी, जब आपको लैम्डा एम काप्पा इंटू वी, काप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, काप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, जब तक ये समझ में ना आए, क्योंकि शायद आपको पता हो कि वॉल्यूम का रिलेशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ इनवर्स है, वॉल्यूम का Yes, रिलेशन sir. कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स है। जैसे ही मैंने वी लिखा तो उसका उल्टा कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम लिखा तो उसका उल्टा कॉन्सेंट्रेशन। जब मोलर पूछ रहा है तो मोलैरिटी, जब इक्विवेलेंस पूछ रहा है तो नॉर्मेलिटी। Yes, sir. कुल मिलाकर अगर मैं पिछले पेज पे जाऊं और यहां मैं अगर फॉर्मूलों का कलेक्शन करूं तो मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ दूसरा फॉर्मूला बनेगा। जैसे मैंने इसको पहला ही बोल दिया, चाहे लिखो कितने इसमें मॉडिफिकेशन करते रहना। फिर मेरे पास एक सेकंड फॉर्मूला बनेगा, सेकंड नंबर फॉर्मूला बनेगा। क्लियर? लीस्ट टू लीस्ट हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, लीस्ट टू लीस्ट, लेकिन इंफॉर्मेशन 100% होनी चाहिए। तो आप क्या करना, लैम्डा एम हो, लैम्डा इक्विवेलेंस हो, दोनों के साथ काप है, दोनों के साथ 1000 है, दोनों में एम पूछे तो मोलैरिटी है, इक्विवेलेंस पूछे तो नॉर्मेलिटी है। मोर देन सफिशिएंट हो गया अब ये, मोर देन सफिशिएंट। हाँ, अगर यूनिट्स पे काम चल रहा था तो मैं फिर आपको इनवाइट करूंगा कि इसी में अगला कॉलम और ड्रॉ कर दे हम लोग। लैम्डा एम की मुझे यूनिट बनानी है। आप यूनिट पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो? यूनिट पे इसलिए फोकस कर रहे हैं हमारा काम नहीं बनना आगे, इसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो बच्चे हुआ क्या, काप्पा की यूनिट सबको पता चली क्या थी? ये मेरे पास है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, किसकी? काप्पा की यूनिट। Papa. और ये जो आपके पास है मोलैरिटी, शायद आपको मोलैरिटी की यूनिट पता हो, मोल per liter. पर लीटर, या फिर मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। Yes, sir. तो अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली सुन पा रहे हो तो मैंने क्या लिखा यहां पर, ध्यान से सुनना। यहां लिखा मैंने ओम इनवर्स, ठीक है जी। यहां क्या लिख दिया मैंने, मीटर इनवर्स, मतलब मीटर यहां लिख दिया। Yes, sir. अब मैंने मोलैरिटी की जगह मोल लिख दिया, और यहां क्या लिख दिया, मोल पर लीटर, मतलब मोल पर मीटर क्यूब। Yes, sir. तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो एग्जैक्टली मेरे पास टर्म क्या बन गई, ओम इनवर्स Meter मीटर square. स्क्वायर पर मोल, Yes, sir. या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर ओम, बस और लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, एम के सीजी सब चाहिए होता है, हो गया हमारा काम। इसके लिए बच्चे मेरे को गाइड कर दें तो मैं समझूंगा कि कुछ काम हो गया क्लास में। लैम्डा इक्विवेलेंस के लिए कोई बच्चा बोल दो। Ohm inverse centimeter square equivalent inverse. परफेक्ट, ठीक है जी। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, यानी पर इक्विवेलेंट। तो ये आपके पास एक यूनिक कलेक्शन हो गया इस जगह पे। सारे फॉर्मूले यहां पर है, सारी यूनिट्स यहां पर है। अगर इस पेज को एक पेज पे आप अपनी कॉपी में लिख लेते हो और फाइनल रिवीजन के टाइम पे इसका ही रिवीजन कर लेते हो, तो इसमें नहीं करते 10-12 क्वेश्चन छिपे हुए, इससे ज्यादा ही छिपे होंगे, कम नहीं छिपे होंगे। बोलो भाई, अब मुझे जानना है लैम्डा इक्विवेलेंस और लैम्डा एम एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। मैंने बच्चों को कहा एक बार मुझे ना पुरानी चैप्टर पे जाना है, सॉल्यूशन, मोल कॉन्सेप्ट, हाँ, इक्विलिब्रियम। वहां मैंने एक नहीं दो नहीं कम से कम 2500 बार आपको सिखाया मोलैरिटी मल्टीप्लाई विद एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या बनता है, नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी मल्टीप्लाई विद एन फैक्टर क्या बनता है, नॉर्मेलिटी। और अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड के बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे पता है अगर कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोलर हो तो कैल्शियम क्लोराइड का नॉर्मल क्या होगा, 2। 2N. Yes, sir. मैंने वापस लिखना शुरू किया। क्या आपको पता है मोलैरिटी का एन फैक्टर से मल्टीप्लाई नॉर्मेलिटी बनता है? Yes, अगर sir. किसी का Yes, sir. एन फैक्टर 1 है तो उसके लिए m बराबर n है। किसी के लिए Yes, sir. n फैक्टर ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल्स टू ग्रेटर देन 2 है, तो उसका m नॉट इक्वल्स टू n होगा। Yes, sir. और इतना भी हमें पता है कि अगर कैल्शियम क्लोराइड हो गया 1m चेज टू 2n, अगर AlCl3 हो गया
3n. 3n। और हमें पता है लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंस में kappa इंटू 1000 बाय एम है, kappa इंटू 1000 बाय एन है। तो अगर आप थोड़ा सा भी सुन रहे हो तो कैल्शियम क्लोराइड के रेफरेंस में अगर 1 हो तो यहां क्या आ जाएगा 2। Yes, sir. AlCl3 के रेफरेंस में यहां मैं फिर लिख रहा हूं कैल्शियम क्लोराइड के रेफरेंस में अगर यहाँ 1 है तो यहाँ बाय डिफॉल्ट 2, और AlCl3 के रेफरेंस में यहां अगर 1 है तो यहाँ बाय डिफॉल्ट 3। 3. क्या कोई बताएगा न्यूमेरिक वैल्यू किसकी ज्यादा किसकी कम? लैम्डा इक्विवेलेंस की न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा है, लैम्डा एम की न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा? kappa M सेम। की. Key. न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ लैम्डा एम क्या होएगा? ग्रेटर। Greater. तो जैसे आपने m इंटू एन बराबर n लिखा है ना, मोलैरिटी मल्टीप्लाई विद n फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी, वैसे ही मैं पिछले पेज पे जाकर अगर लिखना पसंद करूं क्योंकि कलेक्शन एक जगह कर रहे हैं, तो लैम्डा m इज इक्वल टू न्यू मल्टीप्लाई विद क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्विवेलेंस। सर ये न्यू क्या लिख दिया? n फैक्टर। जैसे एल्यूमिनियम प्लस 3 है तो यहां 3 आ जाएगा, यहां कैल्शियम प्लस 2 या 2 आ जाएगा। ये जो न्यू लिखा है ना बच्चे, सिंबल इज एन यू न्यू, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? एन फैक्टर को। N factor. तो अगर पिछले पेज पे कलेक्शन करना चाहते हो तो लैम्डा एम न्यू लैम्डा इक्विवेलेंस। तो मैं फिर बच्चों को जैसे पिछले चैप्टर में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, मुझे थोड़ा अच्छा ये लग रहा है कि आपने ना बुकलेट कर रखी है रिडोक्स चैप्टर की, हमने डिस्कशन में ले ली थी, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। तो जब आप लैम्डा एम बराबर न्यू लैम्डा इक्विवेलेंस लिखोगे तो यूनिट चेक कर लेना बस। अगर उसने कह दिया ओम इनवर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट है, ओम इनवर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट है, तो उसका एन फैक्टर देखकर उसको 2 से 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई करो, वो क्या बन जाएगा? लैम्डा एम। चलो मैं ऐसे बोलता हूं आपको, एल्यूमिनियम प्लस 3 का कंडक्टिविटी, जानबूझ के ये टर्म यूज कर रहा हूं कंडक्टिविटी, वो है 5 ओम इनवर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो मोलर क्या होगी? $15. हाँ, मल्टीप्लाई विद 3। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे उसका? 3 से। 3 से. क्योंकि आपको सिर्फ इतनी बात देखनी थी, वो पर इक्विवेलेंट लिखा है या पर मोल लिखा है। अगर पर इक्विवेलेंट लिखा है तो उसके न्यू से एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको लैम्डा एम बना दो। Yes, sir. बात समझ में आती है क्या बोल रहा हूं जी मैं? Yes, sir. यूनिट्स मैंने बताई दी आपको, फॉर्मूले भी बता दिए मैंने आपको, एक दूसरे से रिलेशन क्या निकला ये भी बता दिया आपको, एन फैक्टर ये भी बता दिया, कैल्शियम क्लोराइड के रेफरेंस में क्या चलेगा, AlCl3 के रेफरेंस में क्या चलेगा, ये सब आपके दिमाग में मुझे लगता है एंटर कर गया होगा। Yes, sir. बस कभी भी अगर उसने ना सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा हो तो 1000 रहेगा, और कभी उसको अगर मीटर स्क्वायर में लिया है तो फॉर्मूला सिंपली कापा बाय एन बच जाएगा, कापा बाय एम बच जाएगा, वह 1000 का रोल नहीं आने वाला। मतलब अगर एमकेएस दे रखा हो तो कापा बाय एम, और सीजीएस दे रखा हो तो कापा इंटू 1000 बाय एम या एन। जब यूनिट सीजीएस में हो तो कापा इंटू 1000 बाय एम, और जब एमकेएस में हो तो कापा बाय एम। Yes, sir. Yes, sir. ये पक्का यहां बताया मैंने। देखो, जब आपके पास सीजीएस सेंटीमीटर साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो, और जब ये एमकेएस हो तो कापा बाय एम। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में गया। कभी कभी इस लेवल पे भी बच्चों को तंग करते हैं। जैसे ये साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमंस मीटर स्क्वायर पर मोल, तो इसको सोल्व करने के बाद ये के बाई एम ही बचेगा, आगे आ जाएगा, लेकिन मैंने यहां लिख दिया के बाई एम। तो एक बार मैं फिर आपको पिछले पेजेस पे लिख के चलता हूं। किसी को कंडक्टेंस में, पहले तो ये मैंने कहा था इसको अपने दिमाग में डाल लो कि मोलर में आयनिक में क्या, आयनिक में और मेटेलिक में क्या फर्क है। फिर मैंने कहा था 7 टर्म्स से हमें फेस टू फेस होना है। 7 टर्म्स, कंडक्टेंस जी, कंडक्टिविटी कापा, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टिविटी रो, सेल कांस्टेंट जी स्टार एल बाई ए। उसके बाद मेरे पास 2 टर्म और बची, मोलर कंडक्टेंस एंड आयोनिक कंडक्टेंस।
फिर मैंने इन सब का रिलेशन बताया, लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंस, अगर एन फैक्टर एक से ज्यादा हो तो लैम्डा इक्विवेलेंस का न्यूमेरिक वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कौन है, कैपिटल एन है। तो उस केस में मेरे पास जो फॉर्मूला है, लैम्डा एम ग्रेटर देन लैम्डा इक्विवेलेंस ही रहेगा, तो लैम्डा इक्विवेलेंस को हमें बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनल रिलेशन क्या निकला, लैम्डा एम इज इक्वल टू न्यू लैम्डा इक्विवेलेंस, वो एन फैक्टर को इंडिकेट कर रहा है। और एम के एस हो तो कापा बाई एम, और अगर सीजीएस हो तो कापा इंटू 1000 बाई एम। Yes, sir. चलो भी बच्चों के लिए ना एक क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, लो जी, पूरे 2 मिनट का टाइम दिया आपको, सोल्व नहीं करना, समझना है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, नहीं तो फिर मैंने सोल्व करना ही करना है, क्योंकि मुझे इसमें इनके 2-3 क्वेश्चन करवाकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। 2 मिनट तक मैं पूरी तरह से चुप रहूंगा आपका ओपिनियन जानने के लिए। 11:22 हुए, अभी अप्रोक्सीमेट हमारे पास 55 मिनट्स क्लास के हैं। हो गए क्या? No, sir. नो Sir, सर। लगता ही हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। यस सर। लो जी, इधर देखो, Yes, sir. देखो दो कंडीशंस है। रेजिस्टेंस उसने 100 ओम दिया, ओके, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दी, डन। कापा उसने 1.29 दिया, ठीक है जी। अब मुझे वो दूसरी बार 520, 100 को 520 कर गया, कॉन्सेंट्रेशन भी बदल गया, और कह रहे कापा लैम्डा एम निकालो। मैंने कहा जी कापा बदलेगा उसका, बिल्कुल, क्योंकि रेजिस्टेंस बदल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बदल रही है, तो कापा तो बदलना था। बच्चियों सीखो ना, आपके पास फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम कापा इंटू 1000 बाय मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन बदल दी, रेजिस्टेंस बदल दिया। तो उसने कहा जी एक चीज कांस्टेंट है, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो देखो सुनो, उसने कहा सेम सेल, सेम सेल, सेम सेल हो तो क्या चीज कांस्टेंट पड़ी है, एल बाई ए, क्रॉस सेक्शन एरिया और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। जो इलेक्ट्रोड्स है ना बच्चे, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसके बीच की डिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या पड़ी हुई है, सेम पड़ी है। तो इसका मतलब एल बाई ए की वैल्यू मेरे लिए इसके अंदर इस क्वेश्चन की होएगी, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने का तरीका होएगा। तो मैंने क्या किया, या 100 पुट कर दिया, बिल्कुल। 1 बाई कापा मैंने यहाँ 1.29 पुट कर दिया, वो भी साइमन पर मीटर में था, और एल बाई ए मीटर इनवर्स में निकल आएगा मेरे पास। yes, sir. Yes, इस, sir. इस, इसको इसको मैं यहाँ यूज कर लूंगा। अगली बार मैं 1 बाई कापा निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे को दे नहीं रखा वो, और 520 मेरे पास कौन है, उसका रेजिस्टेंस हो गया। और मेरे से लैम्डा एम पूछा हुआ है, लैम्डा एम कापा बाय कॉन्सेंट्रेशन, कापा ये निकल आया, Yes, sir. क्योंकि इससे एल बाई रख दिया, नया कापा निकल आया, नया कापा यहां पुट करोगे, कॉन्सेंट्रेशन लैम्डा एम निकल आएगा। Yes, sir. अगर आप एग्जैक्टली बातों तक पहुंच पाए तब तो मजा है, नहीं तो फिर मैं वापिस समझा सकता हूँ, सारों बच्चों में से कोई भी बोल सकता है, कि कोई जबरदस्ती थोड़ी है भी सिखा दिया आप नहीं सिखाऊंगा मैं, बोलो। स्मार्ट है बच्चे, सब आता है इनको। लो जी,
लोग पहले सॉल्यूशन पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन, फिर कहते हैं सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन। ठीक है, मैं करवाऊं? आइडिया लग गया क्वेश्चन में करना क्या है? ये Yes, बताना, sir. ये जो 0.05 बिट साइमन पर मीटर लिखा है क्या चीज है? Conductivity. Okay. मतलब सिंबल क्या है? के। K. ठीक है, मतलब कापा, Yes, sir. sir. पापा नहीं कापा, के ए डबल पी ए, ओए है? के बोल सकते हो लेकिन एग्जैक्टली कापा, के ए डबल पी ए। अच्छा जी, अच्छा जी, ये वॉल्यूम है और 1 ग्राम है तो ये मास है। आपको लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू निकालना है, तो इसमें रोल किसका है? बस ठीक है, तो काम हो ही गया। कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, M. कापा इंटू 1000 बाय स्मॉल एम Moment. कैपिटल एम। तो बात सुनो, मोलरिटी निकालने के लिए 1/1 ग्राम बाय 233, इसका मोलिकुलर वेट कितना हो रहा है? इतना ही हो रहा होगा ना, 137 प्लस 71 तो 208 BaCl2 Yes, sir. और वॉल्यूम क्या दे रखा है? 200 ml बाय 1000। तुम तो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े हो बच्चे हो, ये मोलरिटी Yes. निकला है। अच्छा, इसको मोलरिटी को नॉर्मलिटी में बदलना है तो BaCl2 के रेफरेंस में क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड। 2 से तो multiply. n निकालना है तो ये सेम क्वांटिटीज कॉपी पेस्ट कर लेंगे, नहीं तो आंसर निकाल कर इंटू 2 कर देंगे। तो पापा sir. गिवन है 1000 हो गया mn। ठीक है, डन हो जाएगा क्वेश्चन। आप समझ गए शायद इस क्वेश्चन को पूरी तरह से। Yes, sir. Yes, sir. बिना क्वेश्चन के अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो समझ लो कि वो काम मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं। इस पूरे डिस्कशन के बाद 7 टर्म्स को दिमाग में डालने के बाद वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम एंड जी विद कॉन्सेंट्रेशन, तो थोड़ा सा वैसा टिकना पड़ेगा आपको ना तसल्ली से। हेडिंग समझ लो, मैं आपको जी कंडक्टेंस और लैम्डा मोलर कंडक्टेंस, क्लियर है, इन सबका वैल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज बता रहा हूं। तो इसके लिए हमारे 3 साइंटिस्ट हैं, डिबाय, हकल और सैगर इक्वेशन। इन्होंने अपनी इक्वेशन दी, वो क्या दी पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर मैं आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम में लेकर जाऊं, अगर मैं आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम में लेकर जाऊं तो एसिटिक एसिड एसिटेट H प्लस बनेगा, 1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा सी बनेगा। के ए इज इक्वल टू हमारे पास फाइनली अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा बाई बी। सी को मैंने 1 बाई लिख दिया, किसी को शायद ऑब्जेक्शन ना हो। अगर मैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, ओसवाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी याद करो, अगर मैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, अगर मैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट पे वॉल्यूम बढ़ाता हूं, वॉल्यूम, तो उसका अल्फा क्या होएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा. तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मेरे को कोई 0.1 m एसिटिक एसिड दे दे, अगर मेरे को कोई 0.01 m एसिटिक एसिड दे दे, तो मैं बड़ा स्मार्टली इजी वे में बता सकता हूं कि किसकी कंडक्टेंस ज्यादा है। मैं तो भूल गया यार, किसकी कंडक्टेंस ज्यादा है? सर तो भूल गए। ओए तुमसे पूछ रहा हूँ किसकी नीचे वाले की. कंडक्टेंस ज्यादा है? निकम्मे लोगों, ये सेकंड वाले की कंडक्टेंस ज्यादा है क्योंकि इसका डाइल्यूशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, डाइल्यूशन बढ़ गया और कॉन्सेंट्रेट इसका अल्फा भी बढ़ गया, मोर नंबर ऑफ आयंस आ गए। क्लियर? तो एक तरीका तो आपके पास है, वॉल्यूम बढ़ाकर अल्फा बढ़ा दो,
कंडक्टेंस बढ़ा दो। अच्छा एक बात बताओ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए तब क्या होएगा? वीक के बारे में बताया सब कुछ तुमने, स्मार्ट हो सारे बच्चे। 100% हो जाएगी। अल्फा 1 हो जाएगा और 100% Yes. आयोनाइजेशन होकर वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगेगा। इतनी बात अगर समझ में आई तो सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्ग को एक्सप्लेन करने के लिए डीएचओ डिबाई ने एक इक्वेशन हमारे दिमाग में डाली हुई है, जिसको हम डिबाई हकल और सेंगर इक्वेशन कहते हैं। मेरे साथ टिके रहना और बात को समझना। ये इक्वेशन क्या है जी? एग्जैक्टली लैम्डा एमसी गिवन कॉन्सेंट्रेशन लैम्डा एम नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ए रूट सी। जो लैम्डा एमसी है ना बच्चे, ये मोलर कंडक्टेंस को शो करता है, और जो लैम्डा एम नॉट है ना बच्चे, लैम्डा एम नॉट, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन को अभी जो बच्चे ने बोला था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन को जिसमें 100% आए, इससे ऊपर कुछ होता नहीं ना, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना बच्चे, ये तो मैक्स है ना। इससे ऊपर तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो उससे ऊपर तो क्या हो पाएगा? और जो कैपिटल ए है ना बच्चे, इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे। ये डीएचओ कांस्टेंट है, ये डीएचओ कांस्टेंट है, डिबाई हकल और सेंगर कांस्टेंट है। अगर आप मेरे को एग्जैक्टली सुन पा रहे हो, इसकी वैल्यू ना जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके नेचर पे डिपेंड करती है। ये लिखा है जी, नेचर पे डिपेंड करती है, चार्ज पे डिपेंड करती है, और जिस सोलवेंट में उसको घोला हुआ है उस पर डिपेंड करती है। यूं समझो ना, रट्टा मारने की नीड ही नहीं है। आपके पास किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो, दो ही तो चीजें हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोलवेंट, इलेक्ट्रोलाइट सोलवेंट। तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे भी, सोलवेंट के नेचर पे भी, और इलेक्ट्रोलाइट के चार्ज पे भी। कुछ सुनो, अगर +1 -1 हो, जैसे NaCl KCl, इन दोनों के लिए जो ए है ना, कैपिटल ए है ना, डीएचओ इक्वेशन का जो कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू बराबर जाएगी। लेकिन अगर ये CaCl2 हो जाए, अगर ये AlCl3 हो जाए, तो इन सबके लिए अलग अलग हो जाएगी। मतलब चार्ज कैसा है इस पे फोकस करना है, तो चार्ज पे डिपेंड कर रही है। किसी के घर पे क्या चल रहा है भाई? ओ साक्षी, तुम चुगलियां कर रही हो मेरी? मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को कीरत ने बताया। No, sir. साक्षी चुगलियां नहीं कर रही? मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए मैंने बोल दिया। सुनो भाई ध्यान से वापस, अगर मैं लैम्डा एम के बारे में बात कर रहा हूं गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे, तो लैम्डा एम सी। अब अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो हम एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, किस किस के बीच का? रूट सी का और लैम्डा एम का। बच्चे सुनते रहना, बिल्कुल ध्यान मत हटाना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। जो रूट सी है ना बच्चे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन आपने जीरो कर दी, यानी कॉन्सेंट्रेशन जीरो, तो वॉल्यूम इनफाइनाइट हो गया। तब जो लैम्डा एम है वो मैक्सिमम वैल्यू टच कर गया, जिसको तुमने लैम्डा एम नॉट बोल दिया, या लैम्डा एम इनफाइनाइट बोल दिया। नॉट मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन, इनफाइनाइट मतलब हमारे पास वॉल्यूम इनफाइनाइट, मतलब जब कंडक्टिविटी में चेंज आना बंद हो गया है। ये मैक्स वैल्यू होती है, इसके बाद कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, अब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे मतलब वॉल्यूम घटाओगे, क्लियर, तो कंडक्टेंस डाउन 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 नीचे आती चली जाएगी। क्योंकि आपको बताया था ना, वॉल्यूम बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ती है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से घटती है, तो घटती तो रही है। और ये वैल्यू किसको इंडिकेट कर रही है? इंटरसेप्ट। मैं बार बार कह रहा हूं, इंटरसेप्ट मतलब ये वाली फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, वो इंडिकेट कर रही है। उसके बाद जैसे जैसे वॉल्यूम, उल्टा चलो ना, मैं कह रहा हूं उल्टा चलो, ऐसे चलो, ऐसे। तुम मान लो कॉन्सेंट्रेशन घटा तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो कंडक्टिविटी भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही। जो तुम्हें समझ में आए दोनों में से, वॉल्यूम बढ़ाया कंडक्टिविटी बढ़ गई, वॉल्यूम घटाया कंडक्टिविटी घट गई। कॉन्सेंट्रेशन से कनेक्ट करो ही मत उसको एक बार। लेकिन अब आपको एक बात बतानी थी इसमें, कि जब मैं कॉन्सेंट्रेशन के हाई वैल्यू पे आ जाता हूं ना, तब भी जो स्ट्रोंग वाले, तब भी वो डेविएट होने लगते हैं। मैंने इसको यहां बना रखा है ग्राफ में, ये देखो। जब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू वो ज्यादा हो गई, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई, तो एक्सपेक्टेड था कि उसी पाथ पे चलेगा। लेकिन उससे भी कम वैल्यू आना क्या इंडिकेट करता है? कि हाई कॉन्सेंट्रेशन पे मोबिलिटी कम होने से हमारे पास कंडक्टेंस कम होगी। बच्चे, जब मोबिलिटी
सारा गेम ही मूवमेंट का है, सारा गेम ही मोबिलिटी का है। तो मोबिलिटी कम, कंडक्टेंस कम हो जाएगी। और फिर मैंने इसको वीक पे लगाया, किसको, डीएचओ इक्वेशन को वीक पे लगाया। डिबाई, हक्कल और सेगर इक्वेशन को मैंने वीक पे लगाया। मैं प्योरली फेल हो गया। लाइन थी, इक्वेशन तो थी हमारे पास लाइन की, लेकिन ग्राफ क्या आ गया, कर्व्ड आ गया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे डीएचओ इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप एग्जैक्टली सुनने में इंटरेस्टेड हो तो हेडिंग थी वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद कॉन्सेंट्रेशन। आपने कहा जी बड़ा सिंपल, आधे मिनट में समझा सकता हूं कि इसको डीएचओ इक्वेशन से समझा सकते हो। जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी लैम्डा कम होएगा, स्ट्रोंग के लिए एप्लीकेबल है बट नॉट ऑन द ऑल कॉन्सेंट्रेशन। बट वीक पे ये भाई साहब एप्लीकेबल है ही नहीं, एक्सपेक्टेड पाथ के कंपैरिजन में कर्व आता है। तो अब हम वीक के लिए क्या करें, उसके लिए मुझे कोलराउश के बारे में बात करनी पड़ेगी। क्या आपको एक सीन सा समझ में आया, एक फ्रेमवर्क समझ में आया कि आप कर क्या रहे हो? आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो और लैम्डा एम के बारे में जानना चाहते हो। लैम्डा एम के बारे में जानना चाहते हो तो डीएचओ इक्वेशन हमारी हेल्प कर रहा है। डीएचओ इक्वेशन हमें हेल्प स्ट्रोंग के लिए कर रहा है, और स्ट्रोंग पे भी ऑलवेज नहीं कर रहा, और वीक के लिए तो हमारी हेल्प बिल्कुल नहीं कर रहा। Yes, sir. Yes. ये वो ग्राफ था जो मैंने पीछे बना रखा है, ठीक है जी। और इससे कंक्लूजन हमारे समझ में आ गया, इसको भी पढ़ने की नीड नहीं है, सारा मैंने इसमें समरी बना दी है। सर इसके क्वेश्चन क्या आएगा, मतलब हमें हाँ, अभी ग्राफ अभी दिया अभी होगा बस उसका? आधा मिनट दो मुझे, सिर्फ आधा मिनट, और तुम्हारे क्वेश्चन का हर एक जवाब लेंगे ना। पहली बात, व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑन लैम्डा? योर आंसर शुड बी इंक्रीज। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑन लैम्डा, जिसको हम पहले पे से सीखते आ रहे हैं यहां से, कि वॉल्यूम बढ़ने का कापा पे, लैम्डा एम पे क्या इफेक्ट है। तो मैंने कहा जी वॉल्यूम बढ़ने से आयोनाइजेशन बढ़ेगा, लैम्डा एम बढ़ेगा। कहते जी कापा पे क्या फर्क है, मैंने कहा बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हेन वी इंक्रीजेस वॉल्यूम, कापा कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। डिक्रीज। कैसे कहते, कैसे हुआ ये, किस तरीके से हुआ ये? तो मैंने कहा जी बड़ी सिंपल सी बात है, यूनिट वॉल्यूम, सुनना मेरी बात को ध्यान से, पहले 1 लीटर में 10 आयन थे, अब 10 लीटर में 10 आयन बचे, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन्स क्या हो गए, कम हो गए वॉल्यूम बढ़ाने से। और हमारे पास यूनिट क्या है, कापा की यूनिट क्या है, ओम इनटू मीटर, नहीं पर मीटर। तो आप सोचो थोड़ा सा, कहीं ना कहीं मेरे पास जो पर सेंटीमीटर, पर मीटर, पर जो भी था वो क्या हो गया, डाउन चला गया। एक बार फिर समझ ले, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू, कीरत के क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन द मोलर कंडक्टेंस। आप बोलो वॉल्यूम बढ़ा, आयोनाइजेशन बढ़ा, बढ़ गया। और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑन कापा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कि पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, कम। आप एक कमरे में 10 लोग बैठे हो, अगर उस कमरे का साइज डबल कर दे तो पता पर यूनिट एरिया, लेंथ, वॉल्यूम आपका नंबर कम हो जाएगा। वो 10 के 10 ही फिर भी कम हो गए। यस सर। पर यूनिट वॉल्यूम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो गए, पर यूनिट एरिया में कम हो गए। वही हालत हो रही है कापा के साथ भी। तो कीरत एक क्वेश्चन तो ये वाला आ जाना है। दूसरा फिर आपको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन देखकर एसिटिक एसिड, जैसे मैंने पीछे बताया था, अच्छा कंडक्टेंस किसका है वो क्वेश्चन आ जाना है। तीसरा एका डिपेंडेंसी किस किस पर है, और नीचे 4 सोल्ट दे देगा तो आपसे ए पूछ लेगा, एक क्वेश्चन वो आ सकता है। यस सर। तीसरा आपको एक ग्राफ देखकर क्लियर, कुल मिलाकर ऐसे 3 ग्राफ बना देगा, फिर बोलेगा स्ट्रोंग कौन, वीक कौन। तो स्ट्रोंग, थोड़ा कम स्ट्रोंग, थोड़ा और कम स्ट्रोंग, और ये किसका होगा, वीक का। तो इस टाइप का तीसरा चौथा क्वेश्चन आ सकता है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की बात अगर आप करने में इंटरेस्टेड हो तो। यस सर। ठीक है, बस इतने गिने चुने से क्वेश्चन आएंगे। और क्या ये वीक पर अप्लीकेबल है, तो आप बोलो ना डीएचओ इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द वीक। क्लियर, क्या ये स्ट्रोंग पे एप्लीकेबल है ऑलवेज? आपने कहा ना ऑलवेज नहीं, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे स्ट्रोंग पे भी इक्वेशन फेल है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर कंडक्टेंस शो ही नहीं होती हाई कॉन्सेंट्रेशन पे, मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती हाँ है। जी बिल्कुल। समझ गए टाइप ऑफ क्वेश्चंस? यस सर। चलो अब आपके पास आएगा कोलराउश। क्यों पढ़ रहे हो कोलराउश को? इसीलिए क्योंकि कोलराउश तब आएगा जब डीएचओ फेल हो जाएगा। डीएचओ फेल कब होएगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक
किसके लिए? ऑलवेज। Yes, sir. हाई कॉन्सेंट्रेशन फॉर ऑल, हाई कॉन्सेंट्रेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड ऑलवेज फेलियर फॉर वीक, ऑलवेज फेलियर फॉर वीक। कोई कंफ्यूजन हो तो बात करो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। चलो अब सुनो भाई, अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं यह है कोलराउश का स्पेशल लॉ अबाउट द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। हेडिंग पकड़ लो, उसके बाद मैं आपको समझाना शुरू करूंगा। कोलराउश लॉ और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्या है ये, थोड़ा 2-3 मिनट रुकोगे तो खुद ही बोल दोगे समझ में आ गया। सुनो भाई, मेरे को किसी ने कहा लैम्डा एम ऑफ आयन, लैम्डा एम नॉट ऑफ आयन, वर्डिंग सुनना बच्चे, लैम्डा एम नॉट, ये नॉट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन जीरो, वॉल्यूम इनफाइनाइट, ये कांस्टेंट ही रहेगी ऑलवेज। और ये एक बात सुनो, मैं फिर कह रहा हूं, क्या लैम्डा एम नॉट की वैल्यू वेरिएबल है? क्या सोचते हैं? नो सर। मैक्सिमम है नहीं? कांस्टेंट है। मैक्सिमम है ना। जैसे मैं कल परसों की थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा था बच्चे को थर्मोडायनामिक्स पढ़ाते पढ़ाते मैंने क्या बोला, मैंने कहा जब इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, रिवर्सिबल फॉर्म में जब इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आते ही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू रीच कर गई इसकी एंट्रोपी की, तो क्या डेल्टा एस जीरो होएगा? कहते सर जब है ही मैक्सिमम, जब 720 नंबर आ चुके हैं तो फर्दर चांस ऑफ द वेरिएशन है ही नहीं। मैं बोलूंगा कि अगर आपके एग्जाम में 720 में 720 है तो डेल्टा मार्क्स क्या हो सकते हैं? आपने कहा जीरो, उसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता, नीचे आ सकते ऊपर नहीं जा सकते। वही कह रहा हूं, जब मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई किसी की तो उसके बाद वेरिएबिलिटी के चांस तो खत्म हो गए ना बच्चे। तो लैम्डा एम ऑफ आयन इज कांस्टेंट, एम नॉट, क्लियर, कांस्टेंट, और ये किसी भी एसोसिएटेड आयन से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। मेरी बात को सुनते रहना आधे मिनट और। NaCl, NaBr, Na, Na2SO4, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, बट लैम्डा एम नॉट फॉर Na, लैम्डा एम नॉट फॉर Na, लैम्डा एम नॉट फॉर Na+ इज फिक्स। वो क्लोराइड के साथ जुड़ा हो, ब्रोमाइड के साथ जुड़ा हो, आयोडाइड के साथ जुड़ा हो, सल्फेट के साथ जुड़ा हो, उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। Yes, sir. और अगर किसी को इसको लिखना सीखना है, सुनो भाई, ये लिखा मेरे पास Al2SO4 होल थ्राइस। कहते जी मुझे लैम्डा एम नॉट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस लिख के बता दो। इनको बता देते हैं जी, सम ऑफ द आयोनिक, मोलर आयोनिक कंडक्टेंस लैम्डा एम ऑफ एल्यूमिनियम +3 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा एम फॉर द सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन 2 थे तो इंटू 2, ये 3 थे तो इंटू 3। बट फिर मैं कह रहा हूं यूनिट पे ध्यान दे लेना। सर इसकी यूनिट उसने लिख रखी थी पर मोल, ठीक है, टेंशन फ्री। लेकिन अगर यही चीज आपको इक्विवेलेंस लिख के दे दे, सुन लेना भाई, तो आपको एक बात समझनी है, ओनली द सम ऑफ आयंस। सर समझ नहीं आया, अभी समझ लो। लैम्डा एल्यूमिनियम +3 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और किसमें दे रखा था? पर इक्विवेलेंट। और यहां लिखा आपने लैम्डा ऑफ सल्फेट, और ये भी किसमें दे रखा था? पर इक्विवेलेंट। और अगर किसी को मेरी लाइन याद हो जो मैंने बहुत पहले बोली थी, मोल कॉन्सेप्ट में भी, रेडॉक्स में भी, क्लियर, और इस चैप्टर में फिर बोल रहा हूं कि जब आप इक्विवेलेंस कंडक्टेंस की बात करते हो, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस की, तो उस टाइम पे आप नंबर ऑफ आयंस, बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन की डिमांड नहीं करते, सिर्फ आयंस पुट करते हो पर इक्विवेलेंट, और तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व। अगर मैं फिर बताऊं तो N1 M1 लिखते हो, N2 M2 लिखते हो, लेकिन जब नॉर्मलिटी लिखते हो तो सीधा ही लिखते हो ना। यस तो सर। जब पर इक्विवेलेंट किसी को लिखोगे देन नो नीड टू मेंशन द नंबर ऑफ आयंस। दूसरी बात, जब आप पर इक्विवेलेंट लिखोगे देन नो नीड टू मेंशन द नंबर ऑफ आयंस। फिर तीसरी बात, जब आप लिखो कि मोलर आयनिक कंडक्टेंस की जगह पर आयोनिक कंडक्टेंस, इसकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट है, तो भाई आपको अगर इक्विवेलेंट शो करना हो तो बस वैल्यूज सम कर दो और कुछ नहीं करना। वैल्यूज का सम कर दो। ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूं, हो सकता है मेरे को समझ जाओ।
AS2S3 का मुझे लैम्डा एम या लैम्डा इक्विवेलेंस निकालना है। ठीक है जी, दोनों निकालने हैं मुझे इसके, और मैं आपको डेटा दे रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, अगर आप मेरे को समझ रहे हो तो पक्का आंसर भी लिख दोगे। पहला, लैम्डा एम का वैल्यू उसने लिख कर दे दिया मुझे, एएस क्लियर निकालना है, सॉरी, आर्सेनिक +3 का आयोनिक कंडक्टेंस, और डिप्लोमेसी खेली इसने। इसने लिखा नहीं कि मोलर है कि इक्विवेलेंस है, आयोनिक कंडक्टेंस लिख दी, पी साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंस, और सल्फाइड की लिख दी आयोनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्यू साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंस। तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछने का राइट रखता हूं अब कि मुझे इस क्वेश्चन के लिए लैम्डा एम ऑफ AS2S3 निकालना है, लैम्डा इक्विवेलेंस फॉर द AS2S3 निकालना है, तो मैं यहां हाईएस्ट 1 मिनट का वेट कर सकता हूं, आप मुझे आंसर दे सकते हैं। एक आंसर तो बड़ा आसान है, इक्विवेलेंट का तो P plus D plus कौन सा सोल्व करो, पहला है दूसरा, second सेकंड वाला, Second. सेकंड में क्या लिख दूं, P plus Q. plus Q. बस ठीक है, परफेक्ट। सर ऊपर वाले में 2P 2P plus 3Q. पहला वाला ठीक लिखा तुमने, मुझे शक हो रहा है तुम लोगों पे भयंकर वाला। इक्विवेलेंस को मोलर में चेंज किया नहीं और सीधा मोलर आंसर आ गया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? उसका एन फैक्टर 3 है, इसका एन फैक्टर 2 है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? Yes, sir. 3P plus 2Q. अभी तो ये सिर्फ आयोनिक कंडक्टेंस बनी है, वो भी पर मोल, यानी मोलर आयोनिक कंडक्टेंस बनी है। अब 3P plus 2 से काम चल जाएगा? मुझे लगता नहीं है, पता काम किससे चलेगा? 6P plus हाँ एग्जैक्ट, 2. ये 2 आर्सेनिक है तो लिखने पड़ेंगे, 3 Yes, sir. सल्फाइड है तो लिखने पड़ेंगे, ये आंसर है इसका। अब समझे मैं क्यों इस पे जोर मार रहा हूं? क्योंकि ये Yes, sir. हरकतें तुम करने वाले हो, पक्का करने वाले हो, इसीलिए यूनिट पे ध्यान दो। अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना है तो कर डालो। सर दोबारा दस दो। दोबारा 10वें में सारा पेज है, अब ये देख लो, सारा दोबारा पेज, सारा पेज दोबारा बताना है। क्वेश्चन सर। आपके पास, मुझे ना इस क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना बच्चे, मुझे थ्योरी पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने थ्योरी नहीं सीखी तो क्वेश्चन तो होएगा ही ना कभी भी। मैं जो कहना चाहता हूं उसको सीखो ना। मैं कह रहा हूं कि जब आप मोलर कंडक्टेंस किसी भी कंपाउंड की मेंशन करते हो तो वहां आप अगर AS2S3 लिख रहे हो तो आर्सेनिक का मोलर आयोनिक कंडक्टेंस उसके नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। 2 आर्सेनिक है और ये इसकी मोलर, मोलर मतलब साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसकी मोलर आयनिक कंडक्टेंस है। 3 सल्फाइड है तो यहां हम सल्फाइड का साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में क्या लिख रहे हैं? मोलर आयनिक कंडक्टेंस। पेपर में मुझे आर्सेनिक +3 का सल्फाइड का मान लो पी एंड क्यू सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट वैल्यू लिख के दे गया। तो अगर वो मुझसे पूछ बैठा कि लैम्डा इक्विवेलेंस निकालो तो मुझे मोल कॉन्सेप्ट का
कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस पता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को ऐड कर देना है, नो नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। बस पी और क्यू को ऐड किया, आंसर आ गया। लेकिन अगर मुझे वो लैम्डा एम निकलवाए तो सबसे पहले पी को मुझे साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में बदलना है, क्यू साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में बदलना है। और शायद आपको पता हो, मैं पिछले पेज पे तभी मैं कह रहा था आप थ्योरी ध्यान से सुनते ही नहीं हो, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन में बहुत पुरानी थ्योरी होगी बच्चे, कम से कम 7-8-10 पेज पीछे की थ्योरी हो गई वो। ये लो यहां पकड़ो बात को। क्या कहा, इक्विवेलेंस दे रखा हो, उसको मोलर में कन्वर्ट करने के लिए उसके एन फैक्टर से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। आपने ये बात भुला दी तो पक्का क्वेश्चन कैसे हो जाता। जो लोग भी कह रहे हैं ना दोबारा बता दो, मुझे सिर्फ इतनी बात उनको दोबारा बतानी है कि जब आप काम कर रहे हो तो वहां आपके पास ये जो P है ये पर इक्विवेलेंट है। तो अब तो शायद बच्चा बोल सकता है कि इसका लैम्डा M इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा 2P 3P, और इसका जो लैम्डा M है वो क्या हो जाएगा 2Q। ये पर इक्विवेलेंट है, ये पर मोल बन गया। और जब लैम्डा M ऑफ AS2S3 लिखना है तो हाउ मेनी आर्सेनिक आर देयर ये भी बताया था, यू शुड मेंशन नंबर। जब लैम्डा इक्विवेलेंस लिखना हो तो नंबर की नीड नहीं है, ये लिखा सम ऑफ आयंस विदाउट नंबर। तो अब यहां 3P 2Q हो गए। आर्सेनिक कितने हैं, आर्सेनिक हमारे पास एग्जैक्टली 2 है, तो 2 ये मोलर आयनिक, 3 सल्फाइड ये मोलर आयोनिक। अब इससे आपके पास 6P + 6Q करके आंसर आ गया। ठीक है सर। क्लियर है। अब इसका 6 मान लो कॉमन ले लिया आपने, हाँ जी। और इसका जो टोटल चार्ज था उसका डिवाइड कर दिया, उससे इक्विवेलेंस आ गया। क्योंकि मोलर में जब एन फैक्टर का डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंस आता है, वही तो आएगा ये वाला सेम। तो इसका सिंपल ट्रिक बताया था बच्चों को। शॉर्टकट हर बच्चे को अच्छा लगता है, ट्रिक देखते हो कहते हैं ट्रिक करा दो, लेकिन ट्रिक भी तभी यूजफुल है जब थ्योरी आती हो बच्चे। वो तो ये है कि जब सारी थ्योरी पढ़ ली, लंबा आ रहा है, ठीक है छोटा करो इसको। तो जब आप इक्विवेलेंस लिखना चाहते हो यू शुड मेंशन नंबर ओनली, लेकिन ध्यान रख लेना यू शुड मेंशन द ओनली कंडक्टेंस इन इक्विवेलेंस टर्म विदाउट नंबर। जैसे Al2 SO4 होल थ्राइस है, तो एल्यूमिनियम की और सल्फेट की सिर्फ इक्विवेलेंस कंडक्टेंस पुट करो, छुट्टी पाओ। और मोलर करना हो तो पीछे बताया मैंने पूरा ट्रीटमेंट आपको। अभी भी ऑब्जेक्शन हो बात करो, नहीं तो फंसोगे क्वेश्चंस में, बार बार कह रहा हूं। नहीं सर ठीक। ठीक है, आपको यूनिट जरूर देखनी है, नहीं तो फंस जाओगे, पक्का फंस जाओगे। ये खुद देखो, पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ना, आपको पूरा 1 मिनट दिया। ये किसी बैच को एक्स और वाई से समझा रखा है, ध्यान मत हटाना। Yes, sir. वर्ड टू वर्ड समझ में आ गया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. लो जी, अब हम कोलराउश के एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे। तो कोलराउश के एप्लीकेशन में मैं चाहता हूं कि हम एप्लीकेशन नंबर 1 को क्वेश्चन से करें। एप्लीकेशन नंबर 1 को क्वेश्चन से करें, ध्यान से सुनना। व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलराउश लो, ध्यान से सुनो। इसका पहला एप्लीकेशन, वैसे आपको पता है हमने कोलराउश पढ़ना क्यों शुरू किया? हमने कोलराउश पढ़ना शुरू किया कि हम वीक का लैम्डा एम निकाल पाए।
Yes, sir. ठीक है जी। So, तो अब थोड़ा सा फोकस करना बच्चे, लैम्डा एम स्ट्रोंग का, लैम्डा एम स्ट्रोंग का, लैम्डा एम स्ट्रोंग का दे रखा है, तो वीक का पूछा हुआ है। तो आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा, ज्यादा मत लगाना, थोड़ा सा लगाना कि एसीटेट में अगर मैं HCl का H ऐड कर दूं, अगर मैं एसीटेट में HCl का H ऐड कर दूं और NaCl सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं 91 में 425 ऐड कर दूं, मतलब इस HCl को एसिटिक एसिड के साथ CH3COONA प्लस HCl, तो आपके पास ये तो ऐड हो जाएंगे, ये फालतू हो गया, तो माइनस क्या कर देना, NaCl, NaCl, ठीक है ना, ये भी इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा तो सिर्फ एसिटिक एसिड। acetic acid. तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, हल्का सा, तो हल्का सा आपको हेर फेर करना है, प्रॉपर तरीके से सोचना है कि स्ट्रोंग 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 गिवन है और वीक निकालना है, तो Yes, आपके sir. पास आंसर आ जाएगा। और ये पहला एप्लीकेशन हुआ इसका, और इसी एप्लीकेशन के अंदर अब सोचो, मुझे NH4OH निकालना है और मुझे बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड, NH4Cl दे रखा है, इस पे आधा मिनट लगाओ और बताओ क्या करना है। सर NH4Cl में BaOH ट्वाइस ऐड करना है और BaCl एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। NH4Cl में इसको हम NH4Cl लिख रहे हैं जी, और ट्वाइस यस सर, किसका ट्वाइस, इसका खुद का NH4Cl का, ओए NH4Cl का ट्वाइस या किसका ट्वाइस, सर इसका NH4Cl, NH4Cl का ट्वाइस ले लिया, सर BaOH ऐड करेंगे ऐड कर दिया, और माइनस BaCl2 कर देंगे। तो इससे 2 NH4OH आ गए, Yes, sir. और Yes. अब जो आंसर आएगा बाई 2 कर देना, Yes, Yes, sir. sir. एक NH4OH आ जाएगा, बेरियम बेरियम कैंसल, 2 क्लोराइड कैंसल, 2 NH4OH आ गए, एक NH4OH के लिए बाई 2 कर दो। Yes, sir. ये इसका पहला एप्लीकेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ गिवन लैम्डा एम ऑफ द स्ट्रोंग, वी कैन कैलकुलेट द लैम्डा एम नॉट ऑफ द वीक। दो एग्जांपल समझ में आई ये वाले। Yes, sir. चलो जी, तीसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, तुम्हारा आयनिक केमिकल बड़ा काम आएगा इसमें। ये कह रहा जी, मैं ना किसी भी वीक का, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा और के बी कैलकुलेट कर सकता हूं। मैंने कहा जी करो, कहते जी अल्फा निकालना है तो लैम्डा एम सी बाय लैम्डा एम नॉट। मैंने कहा लैम्डा एम सी कैसे निकलेगा, कहते आपको बताया तो है कापा इंटू 1000 बाय एम। मैंने कहा लैम्डा एम नॉट कैसे निकलेगा, कहते आपको बताया तो है किससे, कोल्ड आउट से। कोल्ड आउट से कैसे, कहते पिछले 2 क्वेश्चन में सोल्व तो किया था कि जो तुम्हारे पास एसिटिक एसिड वो सम हुआ किसका, CH3COONA HCl का, फिर माइनस क्या किया NaCl। तो इस तरीके से जो भी डेटा दे रखा हो, लैम्डा MC बाय लैम्डा M नोट कर देना, लैम्डा MC बाय लैम्डा M नोट कर देना, उससे अल्फा आ जाएगा। और अल्फा जैसे ही निकले, तुम तो आयनिक इक्विलिब्रियम वाले हो, अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा करके के निकाल देना। Yes, sir. बोलो भाई। क्यों जी, Yes, sir. उसके बाद है फिर तुम्हारा जो
केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम है उसका यूज, पहला एप्लीकेशन क्या था, वीक का लैम्डा एम नोट निकालना, दूसरा एप्लीकेशन क्या है वीक का अल्फा निकालना, तीसरा एप्लीकेशन क्या है वीक का के भी निकालना, लास्ट एप्लीकेशन है किसी भी स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट का। ये नाम हो सकता है आपने सुने हो पहले कभी। यस सर। चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम, उसका आयनिक एंड कर रहे थे एसकेएसपी, तो उनका एसकेएसपी निकाला जा सकता है। और मेरे ख्याल में पिछला चैप्टर हमारा यही था शायद ना, नो सर, कुछ और था, सॉलिड स्टेट था सॉलिड था। ओके और सरफेस केमिस्ट्री। ओके ओके। सुनो भाई, अगर चार्ज ऑफ कैटायन लाइन सेम हो तो एस केएसपी बराबर क्या होता है, एस स्क्वायर। और अगर चार्ज अलग अलग हो, याद आ रहा है कुछ हल्का हल्का, यस तो सर। एस बराबर केएसपी बाय एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर वाई, अगर आपको याद आ रहा हो तो फिर Yes, sir. हमें ऐसे क्वेश्चन सोल्व कैसे करने हैं। तो मैं इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पे जा रहा हूँ क्योंकि बिना क्वेश्चन के मजा नहीं आता क्वेश्चन इस थ्योरी को करवाने का। सुनो भाई, मेरे को उसने कहा कंडक्टिविटी 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 मतलब कापा ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl 1.24 into 10⁻⁻⁶। मैंने कहा डन। कहते जी आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ag and Cl एट इनफाइनाइट, मतलब लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू लैम्डा एम ऑफ द क्या निकला आएगा AgCl इनफाइनाइट पे, एक 53.8 एक 65.3। अब इसका क्या करें, कहते जी एस निकालो। मैंने कहा फॉर्मूला बच्चों को पता है, लैम्डा एम का इंटू 1000 बाय एम, अब नहीं लिखना, नॉर्मलिटी अब नहीं लिखना, इसकी जगह नई टर्म लिखनी है एस। सर ये क्या होता है, अरे मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्मलिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, सोल्युबिलिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों पता है हमें, लैम्डा एम भी पता है, कापा भी पता Yes, है, sir. इससे एस निकलेगा। यस और सर। पेपर में क्या कहा, कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी, एस निकल गया, आंसर दे देना सीधा। व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलराउश, किसी भी वीक का। अब लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोंग, दो क्वेश्चन करवाए। किसी भी वीक का अल्फा निकाल सकते हो लैम्डा एम नॉट बाय लैम्डा एम सी करके। किसी भी वीक का आप ए निकाल सकते हो अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा करके। और किसी भी स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट का आप सोल्यूबिलिटी और केएसपी निकाल सकते हो, वही सेम फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू कॉपा इनटू 1000 बाय सोल्यूबिलिटी करके। इन तीन क्वेश्चन के थ्रू आपके दिमाग में सारी थ्योरी डालना था। अब आप चेक करो ये तीनों क्वेश्चन आपके पकड़ में आएगी नहीं आएगी। स्टार्ट के दो क्वेश्चन तो आपने मेरे को गाइड किए, तीसरा मैंने गाइड किया आपको। थक गए लगता है तुम लोग। साक्षी कहती है सर, सर मैंने नहीं कहा। नहीं कहा, गुड। ये तो पता है बच्चे, चार्ज सेम हो चार्ज अलग हो तो एसकेएसपी के रिलेशन कैसे निकालने, यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो अब हमारे पास इस चैप्टर के बचे हुए सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ओरोजन। लेकिन इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट था ना सारा का सारा आपने डन कर लिया है। और वो भी टोटल 7 लेक्चर, जिसको हम थोड़ा सा ज्यादा देते हैं जनरली, आपके यहाँ थोड़ा सा मैनेज हुआ है। तो लेकिन उसमें मुझे लगता है आपने क्वेश्चन भी किए हैं परफेक्टली। और अभी आज 20 मिनट और मिलेंगे, उसमें और कर लेंगे। तो क्या मैं अगले 5 मिनट के लिए प्राइमरी सेकेंडरी सेल की बात कर लूं। यस सर। यस सर। प्राइमरी सेल जब लिखने लगो तो यहाँ 3 वर्ड से काम चल जाएगा, यूज एंड थ्रो। बात खत्म। अगर आपको लगता है यूज एंड थ्रो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो लिख देना नॉन रिचार्जेबल। यस सर। आपकी मोबाइल की बैटरी ऐसे थोड़ी है कि शाम को फेंक देते हो नहीं लेके आते हो। नो आजकल पहले तो बैटरियां खुल जाती थी, हो सकता है आपने भी ऐसा मोबाइल यूज किया हो जिसमें से मोबाइल में से बैटरी निकल आती थी। अब तो मोबाइल में से बैटरी भी नहीं निकलती है, परमानेंट हो गई है। तो प्राइमरी सेल मोबाइल की बैटरी नहीं है,
लेकिन आपकी घड़ी में पड़ा हुआ सेल, टॉर्च में पड़ा हुआ सेल, ये सारे के सारे Primary cell है। कैसे हैं? प्राइमरी सेल। हाँ, प्राइमरी सेल है, इनको चार्ज करना पड़ता है इनको। तो दीज सेल्स इलेक्ट्रोड रिएक्शन कांट बी रिवर्स, बोला तो है यूज एंड थ्रो, आपको एक पढ़ने की नीड ही नहीं है, बस यूज एंड थ्रो। इसका एग्जांपल है मेरे पास, कौन सा वाला? ड्राई सेल, लेक्लांचे सेल। इस पूरी थ्योरी को मैंने बहुत इजी वर्ड्स में यहाँ बदलने की कोशिश की है, आप उस पर फोकस करो, हो सकता है कि कोशिश करके याद हो जाए। यहाँ से रब करते हैं, वापस लिखते हैं जिसको आपको फोकस करना, जो मैं साइड में लिख रहा हूँ जैसे सरफेस केमिस्ट्री में किया था। इसमें जिंक का कंटेनर है, ठीक है जी। इट इज फिल्ड विद अ पेस्ट ऑफ, इसके साथ हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, थोड़ा सा जिंक क्लोराइड है, क्लियर। और ये इसमें पेस्ट है NH4Cl का ZnCl। केमिस्ट्री पे ध्यान दो, जो केमिस्ट्री साथ में चल रही है। जिंक इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होएगा, और बच्चे जब जब किसी का ऑक्सीडेशन हो, चाहे इलेक्ट्रो सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, क्या बोलते हैं उसको? मैं तो भूल गया। एनोड। एनोड। निशिता ने बताया एनोड, बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। और 2-3 बच्चों ने बोला, तो इसका मैं सबको पता ही होगा, ढेरों बार पढ़ चुके हैं। जब ये भाई साहब एनोड बन चुके हैं, तो जो कार्बन की रोड है, कभी सेल देखा आपने अपने, वो बड़ा सेल होता है ना जो बैटरी में डलता है टॉर्च में, यस Yes, sir. किसी ने सेल को तोड़ा है? Yes, sir. उस जब तोड़ने के बाद उसमें से एक रोड निकलती है ब्लैक कलर की, कार्बन। हाँ जी, ब्लैक कलर। हाँ वही है ये कार्बन। या ग्रेफाइट का कौन होएगा आपके पास? कैथोड। ठीक है जी, अब क्या करें? अब सोचो कि एनोड कैथोड, तो साफ सी बात है यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं करंट को, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए क्या रखा हुआ है? कार्बन की रोड रखी हुई है। तीसरी बात, यहाँ पे ब्लैक पेस्ट ऑफ MnO2 रखा हुआ है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर है। इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में पायरोलुसाइड बोलेंगे, पायरोलुसाइड। ठीक है जी। अब आपको इसके नीचे कोई भी बात काम की नहीं दिख रही है, बस इसकी इक्वेशन बनेगी। अब कौन सी इक्वेशन बनेगी? जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, बोला जब एनोड है तो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा। अमोनियम क्लोराइड इटसेल्फ चेंज टू अमोनिया, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन जब एनोड के साथ कैथोड ढूंढने लगो, तो सर्चिंग हमारी यहां कंप्लीट हो जाएगी। ये MnO2 MnOOH में बदलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। और यहां आप क्या करवा पा रहे हो? ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। और जब इसका E सेल इज इक्वल टू E कैथोड मैंने C नोड रखोगे ना, सेल वोल्टेज 1.5 वोल्ट आता है। कभी भी आपके घर पे पड़े हुए सेल को चेक करना, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वोल्टेज 1.5 वोल्ट ही उसका, वोल्टेज 1.5 वोल्ट ही उसका। और ये नेट रिएक्शन। तो जिन बच्चों को मेरे से बात करनी है प्राइमरी सेल के, लेक्लांची सेल के बारे में, जिंक लिख लेना, कार्बन का कैथोड लिख लेना, और इवन इसको भी यहां से काट के सीधा सीधा यहां काम कर लेना, बस बात खत्म। Yes, sir. और ये जो अमोनिया गैस निकलती है ना बच्चे, अमोनिया गैस, और अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो यहां सीख लो। ये जो अमोनिया गैस निकलती है, क्लियर, ये जिंक के साथ बैलेंस कर देंगे इसको थोड़ी देर में, तो ये कंपाउंड, नहीं तो ना थोड़ी देर में ये फट जाएगा, सेल ही फट जाएगा, क्योंकि सेल में गैस बन रही है, ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो जिंक ये काम करेगा कि अमोनिया को कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है। Yes, sir. तो इस तरीके से सेल प्रोसीड, और थोड़ी दिनों में क्या हो जाएगा, ये वाला मटेरियल डेड हो जाएगा और सेल काम करना बंद कर देगा। यस मैं सर। फिर आपसे कह रहा हूं कि जितना लिखा हुआ है इसको काट दो सिंपली। बोर्ड पे जो मैंने लिखा है वो तुम्हारे फाइनल राउंड के लिए होना चाहिए। जिंक NH4Cl ZnCl2, हाँ, कैथोड कार्बन है, और ये इक्वेशन है, बस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, टॉक टाइम खत्म हो गया। मिले फिर अगली क्लास में, जो भी 15-20 मिनट की होगी, उसमें मैं चाहता हूं इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वेश्चंस कर ले हम लोग।